अब अगर बात की जाए अंश पूंजी लेखे की, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अंश पूंजी क्या किसे कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि कंपनी को शुरू करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो पूंजी होती है वह कंपनी या तो बैंक से ऋण लेकर प्राप्त करती है, या तो किसी व्यक्ति से ऋण लेकर, और या तो अंशों का निर्गमन करके। जी हां, अंशों का निर्गमन करके। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो सवाल क्या है, और सवाल का टॉपिक ही स्टार्ट होता है अंशों के निर्गमन से। तो अब अंशों का निर्गमन होता क्या है, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। देखिए इतना तो आप सबको पता है कि अंशों का निर्गमन क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है? बोले सर अंशों का निर्गमन किया जाता है पूंजी प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? बोले सर अंशों का निर्गमन किया जाता है पूंजी प्राप्त करने के लिए। अब देखिए अंशों के निर्गमन की भी अपनी क्या होती है, बोले सर अपनी प्रविष्टियां होती हैं। प्रविष्टि का मतलब क्या होता है? बोले सर लेखे रखना पड़ता है। किन्हें? बोले सर कंपनी को। ठीक है भाई, कंपनी ने यदि अंशों का निर्गमन किया है तो सिंपल सी बात है उसके संबंध में कुछ लेखे रखना पड़ता है। अभी जो अंशों का निर्गमन होता है वो मोस्टली 3 अलग अलग किस्तों में पैसा मांगा जाता है। ठीक है, एक तो आवेदन पर, ध्यान से समझिएगा, एक तो पैसा मांगा जाता है आवेदन पर, ठीक ना, और दूसरा मांगा जाता है आवंटन पर, और फिर मांगा जाता है याचना पर। तो ये 3 किस्तों में पैसा मांगा जाता है। ठीक ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इन तीनों का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होगा? बोले सर पहले आवेदन की राशि सीधे प्राप्त होगी कंपनी को। उसके बाद जैसे ही आवेदन की राशि प्राप्त हो जाती है तो कंपनी अपने अंशों का आवंटन करती है, तो आवंटन की राशि मांगी जाती है, फिर उसकी भी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद याचना का पैसा मांगा जाता है। अब देखिए याचनाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम याचना फर्स्ट कॉल, द्वितीय याचना सेकंड कॉल, और अंतिम याचना या फाइनल कॉल। तो इस तरह से अंशों के निर्गमन के समय इन सारी बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो उसके पहले एक प्रविवरण जारी करती है। उस प्रविवरण में अंश से संबंधित सारी बातें लिखी होती हैं, और आपको अंश खरीदने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। आपको यदि कंपनी के अंश खरीदने हैं तो उस प्रविवरण में लिखी हुई बातों को एक्सेप्ट करते हुए, और जो जो आपसे मांगा जाता है उस प्रविवरण के माध्यम से वो जमा करना पड़ता है आपको कंपनी को, या तो कंपनी से अधिकृत किसी बैंक को जमा करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि आपकी आवेदन की राशि कंपनी को प्राप्त हो जाती है। और आवेदन की राशि प्राप्त हो जाने के बाद ही कंपनी क्या करती है? बोले सर अंशों का आवंटन करती है। तो चलिए ये है अंशों का निर्गमन। अब अंशों एक थ्योरी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है सवाल के लिए भी। अंशों के निर्गमन के समय की जाने वाली जनरल प्रविष्टियां बताइए। तो देखिए अंशों के निर्गमन के समय सबसे पहले प्रविष्टि की जाती है आवेदन राशि पर। ठीक ना, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आवेदन की राशि, ठीक ना। अब देखिए आवेदन की जो राशि होती है वो उसके बारे में 2 तरह की एंट्री होती है। कौन कौन सी? बोले सर पहले होती है आवेदन राशि प्राप्त हो जाने की। पहले किसकी होती है? बोले सर पहले एंट्री होती है आवेदन राशि प्राप्त हो जाने की। ठीक ना, आवेदन की राशि प्राप्त हो जाने की, प्राप्त हो जाने की। इसकी एंट्री क्या होती है? तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप में से कई सारे बच्चों का ये इशू होगा कि सर ये जो अंशों का निर्गमन किया जाता है ये समता अंश के लिए है कि पूर्वाधिकार अंश के लिए है? तो याद रखना समता अंशों का निर्गमन के समय भी यही जनरल प्रविष्टि होती है, और पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के समय भी यही प्रविष्टि होती है। बस अंतर इतना होता है कि जहां शेयर के पहले यदि समता अंश है तो इक्विटी जुड़ जाता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और यदि वो पूर्वाधिकार अंश है तो वहां पे क्या जुड़ जाता है? तो वहां पे जुड़ जाता है प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार का मतलब होता है प्रेफरेंस। ठीक है, अब इसके लिए होता क्या? बोले सर इसके लिए आपको नरेशन भी लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या होता है एक बार सुनते जाइए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ना केवल इसके में ये नरेशन होता है, बात को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक ना, जितनी भी प्राप्ति की होंगी, चाहे वो आवेदन की राशि प्राप्त हो जाने की बात करेगा, चाहे वो आवंटन की राशि प्राप्त हो जाने की बात करेगा, और चाहे वो प्रथम याचना की राशि प्राप्त हो जाने की बात करेगा, इन सभी में जो नरेशन होगा वो रिसीव्ड ही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। और इसकी दूसरी जो एंट्री होती है वो क्या होती है? तो आवेदन की राशि
पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। दूसरी एंट्री क्या होती है? बोले सर आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। और उसकी एंट्री क्या होती है? तो उसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और उसके लिए नरेशन क्या होता है? तो नरेशन होता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने आवेदन की राशि को पूंजी खाते में क्या किया? हस्तांतरित। हस्तांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है। तो उसके लिए नरेशन क्या हो जाएगा? बोले सर नरेशन हो जाता है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक ना, या पार्टनर्स टू शेयर कैपिटल लिख दो, पार्टनर टू शेयर कैपिटल, ठीक ना। क्या लिख दिया? बोले सर पार्टनर्स टू शेयर कैपिटल, ठीक ना। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होता है आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। तो ये जो दो एंट्रियां होती हैं वो किसके साथ होती हैं? बोले सर ये जो दो एंट्रियां होती हैं वो होती हैं आवेदन पर की जाने वाली प्रविष्टियां। क्लियर है? इतना तो आपको याद हो गया ना? ठीक है। अब देखो आवेदन पर तो ये प्रविष्टियां की जाती हैं, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? आवंटन पर। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि आवेदन पर जो भी राशि मांगी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, आवेदन पर जो भी राशि मांगी जाती है वो अंश के अंकित मूल्य का, याद रखिएगा, अंश के अंकित मूल्य से 5% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो जो अंश का अंकित मूल्य होता है उससे 5% कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई आवेदन पर की जाने वाली प्रविष्टियां। अब अगर बात करते हैं आवंटन पर की जाने वाली प्रविष्टियां, ठीक ना। तो दूसरा क्या होता है? बोले सर आवंटन पर की जाने वाली प्रविष्टि। आवंटन पर भी दो होती हैं, ठीक ना। कौन कौन सी? ध्यान से देखिएगा, आवंटन पर की जाने वाली प्रविष्टियां। प्रविष्टि, ठीक है। तो आवंटन पर भी दो होती हैं। देखिए जब कंपनी को आवेदन की राशि प्राप्त हो जाती है जो उसके अंकित मूल्य से 5% से कम नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद क्या करती है? तो उसके बाद कंपनी अंशों का आवंटन करना शुरू कर देती है जिन जिन लोगों ने आवेदन की राशि को दे दिया है, ठीक है। और वास्तव में अगर आपसे कोई पूछता है कि कंपनी का कोई अंशधारी कब बनता है, तो कंपनी का अंशधारी तभी बनता है जब उसके लिए आवंटन की राशि मांगी जाती है। तो क्लियर है। और अगर बात की जाए तो सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान की जारी किए गए अंशों के 90% मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो अंशों के आवंटन की राशि है वह जारी किए गए अंशों के 90% मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। सेबी हम सबको पता है, सेबी एक ऐसी संस्था है जिसका काम ही होता है शेयरों के लेन देन का, ठीक है। फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, वो तो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे या स्टडी में, ठीक ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो उसके अनुसार है ये कि 90% से क्या होना चाहिए? तो बोले सर 90% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात को समझो। आवंटन पर दो तरह की एंट्री होती है। पहला बोले सर आवंटन की राशि मांगे जाने पर, ठीक है ना। पहला क्या होता है? बोले सर आवंटन की राशि मांगे जाने पर, मांगे जाने पर, ठीक ना। इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? बोले से इसके लिए एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब आवंटन ही होता है, ठीक ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर बात कीजिए इसकी नरेशन की, तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बोले से इसका नरेशन हो जाता है बीइंग allotment money become due, being allotment money become due,
ड्यू का मतलब क्या होता है? बोले सर ड्यू का मतलब होता है मांगना। तो पहली होती है आवंटन की राशि मांगे जाने पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हम क्या लिखते हैं? बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। आराम से याद रखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि जनरल प्रविष्टियां जो है अंशों के निर्गमन पर की जाने वाली, वो सारी आपको आज ही मैं याद करा के जाऊंगा, ठीक है। और सवाल भी आज ही हम लोग करेंगे कुछ इसके। और दूसरा होता है आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। देखो एक बार तो मांगी गई तो सिंपल सी बात है, अगर मांगी गई है तो प्राप्त भी होगी। तो आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, ठीक है। और आवंटन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री क्या होती है? बोले सर इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होती है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए बात को समझिएगा थोड़ा सा, इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बोले सर सिंपल सी बात है, आप मत बताइए, आपने बताया था कि जब आवेदन की रकम प्राप्त हो गई थी तो वहां पे नरेशन हुआ था बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये पैसा किसका प्राप्त हो रहा? बोले सर ये पैसा प्राप्त हो रहा आवंटन का। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बोले सर इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, थोड़ा सा चीजों को समझ के चलना है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ था वहां पे, तो इसलिए अपन ने क्या किया था? बोले सर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ तो अपन ने क्या लिख दिया? बोले सर बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो आवंटन पर ये दो प्रविष्टियां की जाती हैं, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अंशों के निर्गमन के समय एक तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? बोले सर याचना पर, ठीक है। ये सारी चीजें आप वीडियो को पॉज करके रोक के भी लिख सकते हैं, वैसे आप लोगों की किताबों में भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो याचना पर की जाने वाली प्रविष्टियां, ठीक ना। तो याचना पर की जाने वाली प्रविष्टि। अब देखिए याचना तीन प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्रथम याचना, एक होती है द्वितीय याचना और एक होती है अंतिम याचना। अब ये याचना क्या कहलाती है? याचना का मतलब होता है कि अलग अलग समय में पैसा मांगा जाता है। इन तीन याचनाओं में पैसा मांगा जाता है, और याद रखना कि हर याचना, यानी कि जैसे पहली याचना हो गई, उसके बाद दूसरी याचना, उसके बाद तीसरी याचना, तो इन तीन याचनाओं में जो भी पैसा मांगा जाता है, तो प्रत्येक याचना पर मांगी जाने वाली राशि अंशों के अंकित मूल्य का 25% से अधिक नहीं हो सकती। याद रखना, किससे अधिक नहीं हो सकती? बोले सर अंशों के अंकित मूल्य से 25% से अधिक नहीं हो सकती, प्रत्येक याचना पर मांगी जाने वाली राशि। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन याचनाओं के मध्य 1 माह का अंतर होता है। कितना होता है? बोले 1 माह का अंतर, मतलब कि अगर जनवरी में पहली याचना मांगी गई है तो सिंपल सी बात है अगली जो याचना है वो 1 माह बाद ही मांगी जाए। ये ऐसा नहीं कि जनवरी में पहली तो दूसरी भी जनवरी में ही मांग ली जाएगी, ठीक है। 1 माह का अंतर अवश्य होता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है वो ये है कि याचना का पैसा जब भी मांगा जाता है तो 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। जी हाँ, कितने दिन पहले? बोले 14 दिन पहले। अब देखिए एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया कि याचना का पैसा मांगने से पहले कितने दिन पहले कंपनी इंफॉर्मेशन देती है, तो बोले सर 14 दिन पहले जानकारी देती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों याद रखना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल पे बैठते हो तो ऐसे प्रश्न जरूर मिलते हैं आपको, और फिर आपको याद आता है कि ये क्वेश्चन का हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ था। और यदि आपने आज जैसे मैंने आपको बता दिया 14 दिन, इसके बाद आप कभी भी अगर इस चीज को नहीं पाओगे पढ़ने के लिए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अमित सर ने बताया था कि याचना का पैसा जब भी मांगा जाता है तो 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। 1 महीने के अंतराल पे नहीं मांगा जाता है, 1 महीने का अंतराल तो होना ही चाहिए, मतलब 1 महीने के अंदर नहीं मांगा जाता है, ठीक ना। और 25% से मैंने आपको क्या बताया कि अंकित मूल्य का 25% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको जानना भी पड़ेगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। देखिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैंने बताया ना कि पूरे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होंगे, पूरी थ्योरी क्लियर होगी, पूरे सवाल क्लियर होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो याचना पर की जाने वाली प्रविष्टियां, अब याचना 3 होती हैं, तो पहली याचना की बात कर लेते हैं। तो प्रथम याचना, ठीक ना, क्या होता है? बोले सर प्रथम याचना। तो पहले प्रथम याचना की भी 2 प्रविष्टियां होती हैं, और अगर बात की जाए तो द्वितीय याचना की भी 2 प्रविष्टियां होती हैं, और अगर बात की जाए तो अंतिम याचना की भी 2 प्रविष्टियां होती हैं। तो पहले क्या होती है? बोले सर प्रथम याचना। तो बात को थोड़ा सा समझना, प्रथम याचना की राशि
मांगे जाने पर, ठीक है, प्रथम याचना की राशि मांगे जाने पर। ओके, इसकी एंट्री क्या होती है तो बात को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका जो नरेशन होता है वो क्या होता है, बोले सर नरेशन होता है बीइंग शेयर फर्स्ट, आप एक करके भी लिख सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट कॉल मनी बिकम, याद आया कुछ? जी हां, क्या? बोले सर आवंटन की राशि मांगे जाने पर, ड्यू। बहुत ही सिंपल सा है। देखो मैंने बताया ना कि आपको रट्टा नहीं मारना, ये चीजें थोड़ा सा समझना है, और यदि आपने चीजों को समझ ले तो यकीन मानो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी बिकम ड्यू, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा हो गया क्या? तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी बिकम ड्यू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है, बोले सर प्रथम याचना की राशि मांगी गई तो प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर, ठीक ना। प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर, ठीक है। तो प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर एंट्री क्या हो जाएगी, बोले सर इसकी एंट्री समझ में आ गई, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। आप डायरेक्ट फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगर बात की इसकी नरेशन की तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन क्या हो जाएगा, बोले बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया प्रथम याचना की राशि मांगे जाने पर और प्रथम याचना की राशि क्या होने पर, बोले सर प्राप्त होने पर। अब इसी तरह से क्या होती हैं, तो इसी तरह से होती हैं द्वितीय याचना की राशि मांगे जाने पर। तो बस थोड़ा सा समझिएगा, अब यहां से प्रथम याचना हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं, बोले सर द्वितीय याचना, ठीक है। यहां से प्रथम हटा देते हैं, क्या लिख देते हैं, बोले सर यहां लिख देते हैं द्वितीय याचना, और एंट्री सेम रहेगी, बस फर्स्ट की जगह यहां पे दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा सेकंड कॉल, क्या आ जाएगा, बोले सर सेकंड, और यहां पे क्या आ जाएगा, बोले सर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि द्वितीय याचना की राशि मांगे जाने पर एंट्री क्या होती है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, द्वितीय याचना की राशि मांगे जाने पर एंट्री होती है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, शेयर सेकंड कॉल, अच्छा फर्स्ट कॉल लिखा तो यहां पे सेकंड लिख लो, ठीक है ना। शेयर सेकंड कॉल मनी बिकम ड्यू। और अगर बात की जाए द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर क्या एंट्री हो जाएगी, तो बस करना क्या है, द्वितीय याचना की राशि प्राप्त हो जाने पर बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक ना, बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म है। अब अगर मान लो तृतीय अंतिम याचना की बात करें, 3 याचनाओं में पैसा मांगा जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अंतिम याचना है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्या लिख दोगे यहाँ पे, बोले सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है ना। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे आप क्या लिख दो, फाइनल की जगह या तो 3 लिख दो चलेगा, और यहां पे फिर क्या है, अंतिम याचना की राशि तो मांगी गई, और फिर क्या होगा, बोले सर अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर, क्या बोले सर अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है, नरेशन बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अंशों के निर्गमन के समय यही जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं, आवेदन की राशि पर, आवंटन की राशि पर और याचना की राशि पर। क्लियर हो गया। पहली क्या होती है, अगर मैं आपसे बोलूं अंशों के निर्गमन पर पहली प्रविष्टि, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन, बोले सर बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री क्या हो जाती है, बोले सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, बोले सर बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरी क्या होती है, बोले सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। नरेशन, बोले सर बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। चौथी क्या होती है, बोले सर बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होता है, बोले सर बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
फर्स्ट कॉल की क्या होती है, बोले सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो प्रथम याचना की दोनों हो गई, मांगे जाने पर और प्राप्त होने पर भी। नरेशन रट्टा तो नहीं मारना पड़ा ना भाई, मांगे जाने पर हमेशा बिकम ड्यू होगा, चाहे वो प्रथम याचना की मांगे जाने पर हो, चाहे वो आवंटन की मांगे जाने पर हो, ठीक है, चाहे वो द्वितीय याचना की हो, चाहे वो अंतिम याचना की हो। अब देखो एक चीज का याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि दो याचनाओं में ही पूरा पैसा मांग लिया जाता है, तो ऐसी दशा में जो दूसरी याचना होती है उसको सेकंड एंड फाइनल साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो परेशान मत होना, अगर वहां पर दो ही याचनाएं हैं तो पहली के बाद दूसरी और तीसरी इकट्ठा आप लिख सकते हैं, ठीक है, कभी कभी मिलेगा आपको ऐसे, तो इसमें परेशान मत होइएगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इतना तो सबको समझ में आ गया अंशों का निर्गमन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो अंशों का निर्गमन किया जाता है ना वो तीन अलग अलग तरीके से किया जाता है, बात को थोड़ा सा समझिएगा। जो अंशों का निर्गमन किया जाता है वो तीन अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक ना। किसमें, बोले सर पहले किया जाता है अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर, किस पे, बोले सर सम मूल्य पर। दूसरा बोले सर प्रीमियम पर, और नेक्स्ट बट्टे पर, ठीक है, नेक्स्ट बट्टे पर। क्लियर है। वर्तमान में केवल सम मूल्य पर और प्रीमियम पर ही अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब ये सम मूल्य पर क्या है, प्रीमियम पर क्या है, और अगर था तो बट्टे पर क्या था। देखो अगर 10 रुपया वाला अंश है, कितने रुपया वाला, बोले 10 रुपया वाला, तो जब 10 रुपया वाला शेयर 10 रुपया में इश्यू किया जाता है तो ये कहलाता है अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, ठीक है। अगर 10 रुपया वाला शेयर है और 12 रुपया में इश्यू किया गया है तो आप कह सकते हो कि ये निर्गमन किस पर था, बोले सर प्रीमियम पर था। कितने रुपया प्रीमियम था, बोले सर 2 रुपया प्रीमियम था। क्यों, क्योंकि अंश का मूल्य तो 10 रुपया था। तो यानी कि जब अंकित मूल्य से ज्यादा पर अंश निर्गमन किया जाता है तो उसे कहते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। कंपनी ऐसा क्यों करती है ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी बताया ना कि जब हम लोग अंशों के प्रीमियम की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब इसके सवाल भी हम लोग पढ़ेंगे। बट्टे पर क्या कहलाता है, जब 10 रुपया वाला अंश 8 रुपया में निर्गमित किया जाता है तो इसे कहते हैं अंशों का बट्टे पर निर्गमन। यानी कि यहां पर 2 रुपया क्या था, बोले सर 2 रुपया बट्टा था, ठीक है। तो ये इस तरह से अंशों का निर्गमन किया जाता था, ठीक है। फिलहाल बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, मैंने बताया ना कि इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बताने के लिए एक साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग पढ़ाने का तरीका भी होता है। भाई अकाउंट तो वही है, हर सर पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ सरों का पढ़ाया हुआ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्यों, क्योंकि पढ़ाने का भी अपना एक टॉपिक होता है। ऐसा नहीं कुछ भी उठाओ कहीं का कुछ पढ़ाने लगो। मैं यहां पर इस प्लेटफॉर्म के खड़े होकर मैं कोई ये नहीं बताने आया हूं आप लोगों को मेरे अंदर इतना टैलेंट है अकाउंट का कि देखो मैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा सकता हूं, पूरी थ्योरी नहीं। जहां का जो टॉपिक है उस टॉपिक को उठा के कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जब शुरुआत के सवाल लगाएंगे तो वहां प्रीमियम के सवाल मिलेंगे नहीं, और यदि प्रीमियम के नहीं मिलेंगे तो जरूरत भी नहीं है हमको प्रीमियम के बारे में अभी पढ़ने की, ठीक है। तो चलें अपने क्वेश्चन में। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं और उठाते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चले तो चलते हैं अपने पहले सवाल में। अपने पहले सवाल में चलने से पहले कुछ चीजें आप लोग समझ लीजिए। इतना तो आप सबको पता ही होना चाहिए, आप लोगों ने 11वीं में भी पढ़ा है कि जो जर्नल एंट्री का प्रारूप होता है वो कैसे होता है। बोले सर यहाँ पे होता है डेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बोले सर यहाँ पे होता है पार्टिकुलर, यानी कि हिंदी में अगर बात की जाए तो विवरण, ठीक है, और यहाँ पे होता है LF यानी लेजर फोलियो, यहाँ पे होता है अमाउंट DR, ठीक है, थोड़ा सा समझते जाइएगा, अमाउंट DR, और यहाँ पे क्या होता है, बोले सर यहाँ पे होता है अमाउंट CR, ठीक है ना, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री, अब देखिए जिसकी पुस्तकों में हम बनाते हैं तो यहाँ पे नीचे लिख भी सकते थे इन द बुक्स ऑफ फलाना कंपनी, जो भी जिसका नाम लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, ठीक ना। फलाना कंपनी नाम नहीं है, फलाने का मतलब कोई भी कंपनी का नाम है। चल अनीश कंपनी लिमिटेड है या जो भी लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल किया जाए, समझ में आ गया प्रारूप आप सभी लोगों को, ठीक है। अब देखो तो सर लगा दीजिए आज का अपना पहला क्वेश्चन लग गया, आप सभी लोगों को दिखने लगा होगा स्क्रीन में, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आप सभी लोग अपनी पुस्तक से मिला भी लीजिए। हो सकता है जिनके पास थोड़ा पुरानी पुस्तकें हो तो ये क्वेश्चन ना हो, या कुछ लोगों के पास हो सकता है ये क्वेश्चन दूसरे नंबर से शुरू हो, तो जो भी है तो क्वेश्चन को आप मिलाते रहा करिए। इसीलिए क्वेश्चन अब बोर्ड में लगा करेंगे तो उसको आप मिला भी सकते हैं वहां, ठीक है सर। लेकिन जहां क्वेश्चन सवाल आ जाए तो क्वेश्चन अगर आ रहा है बीच में तो उसको आप वहां पे हाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वो दिखे ना, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैं नीचे आ गया
तो वहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि मिटा दिया जाए ताकि आप लोगों को दिखाई ना दे, क्योंकि ये दिखाई दिया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। क्या दिया हुआ है, हेडिंग दी हुआ पूर्ण अभिधान प्राप्त होना। ठीक है ना, पूर्ण अभिधान मतलब जितना भी अंश का निर्गमन किया गया था, जितना पैसा, वो सारा का सारा पैसा क्या हो रहा, बोले सर प्राप्त हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा, अनीस लिमिटेड ने, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो सर, लगा दिए ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अनीस लिमिटेड ने 100 रुपया प्रत्येक के 30,000 समता अंशों का निर्गमन किया। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो अपन लिखते जाते हैं। 100 रुपये के प्रत्येक 30,000 समतांश, ठीक है ना, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चल जाएगा। 100 रुपये के कितने, बोले सर 30,000 है। कितने हैं, 30,000 है। और कैसे अंश है, बोले सर समता अंश है। अच्छा, अगर समता अंश है तो इसका क्या मतलब है, मतलब कुछ नहीं है, अगर वो समता अंश है तो जितनी भी एंट्री आप लोग अभी तक कर रहे थे तो उसके सबसे पहले क्या लिखना है, बोले सर उसके सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 है, ठीक ना, तो ये 30,000 क्या है, बोले सर 30,000 समता अंश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, बोले सर इशू किया। प्रत्येक अंश की कीमत कितनी है, बोले सर 100 रुपया है। कितनी है, बोले सर 100 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कितने रुपया मांगा गया है कंपनी के द्वारा, तो 30 लाख रुपया मांगा गया है। भाई अगर 30,000 समता अंश है, प्रत्येक की कीमत 100 रुपया है, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कितनी अंश पूंजी हो जाएगी, बोले सर 30 लाख रुपया। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो क्या दिया हुआ, आवेदन पर है 30 रुपया, एप्लीकेशन के साथ कितना है, बोले सर एप्लीकेशन के साथ मांगा गया है 30 रुपये। ठीक है, जैसे जहां बोला है वैसे अपन को करते जाना है। एप्लीकेशन के साथ कितना मांगा गया, बोले सर एप्लीकेशन के साथ 30 रुपया मांगा गया है। अलॉटमेंट के साथ 50 रुपया मांगा गया है। अलॉटमेंट के साथ कितना मांगा गया, वैसे अलॉटमेंट के साथ 50 रुपया मांगा गया है। ये 30 और 50 कहां से, बोले जो ये 100 रुपया वाला जो निर्गमित किया गया था उसमें 30 रुपया एप्लीकेशन के साथ मांगा गया है और अलॉटमेंट के साथ मांगा गया है 50 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आगे लिखा हुआ है कि प्रथम व अंतिम याचना पर 20 रुपया। अब देखिए यहाँ पर एक ही याचना मांगी गई है, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया कि यदि तीसरी नहीं दी हुई है या दूसरी नहीं मांगा हुआ है, एक ही है तो फर्स्ट एंड फाइनल, और यदि पहली मांग लिया है और दूसरी नहीं मांगा हुआ है तो सेकंड एंड फाइनल एक ही होगी। लेकिन यहाँ पहली मांग है तो वही फर्स्ट एंड फाइनल है। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिख भी दिया कि पहली व अंतिम याचना पर 20 रुपया। अगर मान लो पहली नहीं भी दिया होता, सॉरी अगर अंतिम नहीं भी दिया होता तो आपको तब भी फर्स्ट एंड फाइनल लिखना ही पड़ता। ध्यान से समझते जाओ चीजों को, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं ना वो कोई नहीं बताने वाला। क्यों, क्योंकि होता क्या है अक्सर बहुत सारे, ऐसा नहीं है हर टीचर बहुत अच्छा है, हर टीचर अपने आप का 100% देता है, मैं ऐसा मानता हूं, मैं खुद भी पढ़ा हूं, और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा कम बताने का प्रयास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो जाती है, किस, आप सबको पता है किस उद्देश्य से। ठीक है भाई, बोलना तो नहीं चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसी बातें, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो कोचिंग में ज़्यादा अच्छा और स्कूल में कम अच्छा, या जो भी है, खैर कोई मुद्दा नहीं है। आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो सब मिलेगा। इसी तरह से मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और इसी तरह से मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को और अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकूँ। ठीक है, अब बात को समझना, एप्लीकेशन के साथ कितना है, बोले सर 30 है, अलॉटमेंट के साथ कितना है 50 है, और फर्स्ट एंड फाइनल के साथ कितना है, बोले सर 20 रुपया। टोटल कितने रुपया मांग लिया गया, बोले सर 100। अब आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर आपने टोटल क्यों किया, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आना भी चाहिए। पता है क्यों आना चाहिए, क्योंकि 100 रुपया का मतलब यह कभी कभी आगे चल के क्वेश्चन में क्या होगा कि बोल देगा कि पहली एप्लीकेशन के साथ 30 रुपया है, अलॉटमेंट के साथ 50 है, शेष प्रथम व अंतिम याचना पर दे। अब शेष कितना है, बोले सर शेष 20 है। क्यों, क्योंकि यदि 100 मांगे गए थे तो 30 50 30 80 हो गए, तो बचा कितना 20 100। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। अब देखिए सारा मैटर अपने पास रखा हुआ है, क्वेश्चन ने आगे बोला हुआ है कि कंपनी के रोज नामचे में अभिलेखित करें, यानी कि सभी राशियां विधिवत प्राप्त हो गई हैं और आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पंजी प्रविष्टियां। डेट नहीं दी हुई है तो नहीं लिखते हैं, 1 नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी, बोले सर पहली एंट्री होगी बैंक की। अरे मतलब सिंपल सी बात है यार, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, और हम सबको पता है उसकी एंट्री क्या होती है, बोले सर याद आ गया, क्या होती है, बोले सर बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बोले सर पहला है, तो बैंक अकाउंट DR2। शेयर लिखने से पहले इक्विटी लिख दे रहा। अब यार ये मत बोलना कि सर आप इक्विटी क्यों लिख रहे हो, ठीक ना, क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने बोला कि यदि समता अंश है तो इक्विटी शेयर लिख देना, और यदि पूर्वाधिकार है तो प्रेफरेंस शेयर लिख देना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बोले सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखोगे, बोले सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो नरेशन में नहीं लिखने वाला हूं, ये 100% है। यहां पे क्यों नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि मैं नरेशन पहले ही बता चुका हूं और मैं बोल जरूर दिया करूंगा।
इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बोले सर इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या हो जाएगा इसका नरेशन? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। रकम क्या लिखना है, बात को समझना। कितने समतांश है? बोले सर 30,000 समतांश है, ठीक है। और इस 30,000 में से आवेदन के साथ कितने मांगे गए हैं? बोले सर 30 रुपया का। तो 30,000 गुणे अगर अपन 30 करेंगे तो सिंपल सी बात है, आएगा कितना? बोले ये आएगा सर 9 लाख रुपया। कितना आएगा? बोले सर 9 लाख रुपया आएगा, ठीक है। काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 लाख रुपया आएगा। कितना आएगा? बोले सर 9 लाख रुपये। यानी कि अगर बात की जाए आवेदन के साथ कितनी रकम मांग ली गई है, तो बोले सर आवेदन के साथ मांग ली गई है 9 लाख रुपया, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? दूसरी एंट्री क्या होती है? बोले सर दूसरी एंट्री होती है आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित होने पर, अंश पूंजी खाते में, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बोले सर उसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में फिर नहीं बताने वाला हूं। क्यों नहीं बताने वाला हूं? क्योंकि सिंपल सी बात है, आप सबको नरेशन पता है कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। जी हां, यही नरेशन होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर बताया जा चुका है। इसीलिए मैंने अंशों के निर्गमन की प्रविष्टि पहले ही आपको बता दी है, ठीक है। रकम कितनी लिखना है भाई? सिंपल सी बात है, जितनी रकम तुम्हारी प्राप्त हो गई है उतनी ही रकम तुम क्या करोगे? बोले सर उतनी ही रकम हमको शेयर या पूंजी खाते में क्या करना पड़ेगा? बोले सर ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी कितना? बोले सर 9 लाख रुपया, ठीक है। क्योंकि आपने कोई अतिरिक्त राशि नहीं आई थी कि आपने लौटा दी थी, ठीक है। क्योंकि जब आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अति अभिदान, ठीक ना, तो वहां पे थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती हैं। क्या? बाद में बात करेंगे, यहां पे नहीं है तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तीसरी एंट्री हम सबको पता है किसकी होती है? बोले सर अलॉटमेंट की होती है। तो अलॉटमेंट की एंट्री पहले मांगे जाने की होगी, ठीक ना, पहले मांगे जाने की होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। अब देखो शेयर के पहले इक्विटी लगा देना, ठीक ना। अगर मैं मान लो भूल भी जाता हूं तो आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक ना। अगर समता है तो शेयर लगेगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं इक्विटी की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये किसकी होती है? बोले सर ये आवंटन की राशि मांगे जाने पर, ठीक ना। नरेशन में नहीं लिखूंगा, नरेशन आप सबको पता है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बोल तो सकते नहीं है, ठीक है, कमेंट करके बता दिया करो। हाँ, तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या कर देंगे भाई, 30,000 है समतांश और प्रत्येक के साथ कितना मांग रहा आवंटन पर? बोले सर 50। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? बोले सर ये टोटल हो जाने वाला है 5 3 15, ठीक ना, यानी कितना? बोले सर 15 लाख रुपया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुणा भाग तो कर ही लेते होगे, है ना, ठीक है। बता देना अगर ये भी नहीं बनता है गुणा भाग भी, तो वो भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मैंने बताया ना कि A3 एकेडमी आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन बन जाएगा सबसे ना, बता दिया ना मैंने, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। अब इसकी चौथी एंट्री क्या हो जाएगी? बोले सर ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, आप सबको नरेशन पता हो गया होगा कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या हो जाएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। कितना? बोले सर जितना मांगा गया था उतना ही तो मिलेगा। कितना? बोले सर 15 लाख रुपया, ठीक है। कितना? बोले सर 15 लाख रुपया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली एंट्री क्या है? बोले सर फर्स्ट एंड फाइनल की, ठीक है। अगर यहां से नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन को हटा दीजिएगा सर, ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर स्क्रीन में ये नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन को हटा देना वहां पे, क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन देख लिया है ना, ठीक है। तो अगली क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ, फर्स्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो और या तो आप उसको FIRST, अब वैसे फर्स्ट एंड फाइनल लिखो, ठीक ना, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल। क्यों? क्योंकि अंतिम भी साथ में ही है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम। कितना हो गया? बोले सर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? बोले सर 30,000 गुणे कितना? बोले सर 20, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे? 30,000 गुणे कितना है? 20। कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा 6 लाख रुपया। कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपया। ठीक है, तो यानी कि कितना मांगा गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ? बोले सर फर्स्ट एंड फाइनल के साथ मांगा गया है 6 लाख रुपया। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। चलो अब आगे अगर बात करते हैं तो एक आखिरी होगी किसकी? बोले सर प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने की। ठीक है ना, क्योंकि ये तो मांगे जाने की है, तो प्राप्त हो जाने की क्या हो जाएगी? छठवां ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक ना, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? बोले सर वही जितना मांगा गया था वही टोटल हो जाएगा। कितना? 6 लाख रुपया। ठीक है, कितना? बोले सर 6 लाख रुपया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? स्क्रीन में सर देख लीजिएगा, दिख रहा? लास्ट वाली एंट्री दिख रही है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये एंट्रियां होगी। अब इसके बाद करना क्या? बोले सर कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद अपन को टोटल कर देना। ठीक है, क्या कर देना? बोले सर टोटल। ठीक है, डबल लाइन करके टोटल। ठीक है, तो इन सबको जल्दी से जोड़ो, कितना आएगा? बोले सर इन सबको जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 60 लाख आएगा। कितना आएगा? बोले सर 60 लाख। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख। ठीक है भाई, गिन लेना, ऐसा ना हो कोई जीरो उरो कम हो जाए तो बोले कि सर ने तो 60 लाख ही सर से लिखते नहीं बनता है। ठीक है, तो यदि यार ऐसा है तो थोड़ा सा आप समझ जाया करना। ठीक ना, टोटल नहीं दिख रहा, टोटल नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा समझ भी जाओ यार। अगर टोटल नहीं दिख रहा है तो भाई ये टोटल लिखा हुआ और ये लिखा हुआ 60 लाख और ये कितना? बोले सर 60 लाख रुपया। ठीक है, ओके। हाँ, तो कैमरे को थोड़ा सा नीचे करके दिखाया जा सकता है हल्का सा 60 लाख रुपया वैसे। ठीक ना, ये दिख गया 60 लाख। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये 60 लाख टोटल ऐसे आपको लिखना और डबल लाइन वहां पे कर देना है। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है यार? ऐसा क्या है जो आप लोगों से नहीं बनेगा? बहुत ही सिंपल सा है ना, जनरल प्रविष्टि करना बहुत ही सिंपल सा है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है।